एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप हम तैयारी कर रहे हैं नेट के एग्ज़ाम की, डीएसबी पीजीटी कॉमर्स की। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी और कॉमर्स के लेक्चरशिप के एग्ज़ाम की तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। मैंने अभी तक 2 वीडियो बनाए हैं। एक बनाया है मैंने आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर, एक मैंने बनाया है अकाउंटिंग के ऊपर, और आज हम बना रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। द कैपिटल दैट इज़ कंज्यूम बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ नोन एज। वो कैपिटल जो किसी फर्म के द्वारा प्रोडक्शन करते हुए यूज़ कर ली जाती है उसको जाना जाता है। नंबर ए मतलब फर्स्ट नंबर कैपिटल लॉस, सेकंड प्रोडक्शन कॉस्ट, थर्ड डेडवेट लॉस, ये होता है मोनोपोली के अंदर, और लास्ट है आपका डेप्रीशिएशन। कैपिटल यूज्ड इज़ आल्सो नोन एज डेप्रीशिएशन। तो ये आपका आंसर सही हो सकता है इसका। और एक बार इसका हम डिस्कशन भी देख लेते हैं, क्या बोलते हैं ये। द कैपिटल दैट इज कंज्यूम बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज डेप्रीशिएशन। वो पार्ट कैपिटल का जो हम कंज्यूम कर लेते हैं प्रोडक्शन के अंदर उसको हम बोल देते हैं डेप्रीशिएशन, अगर वो प्लांट मशीनरी और बात चल रही है आपके असेट्स की जो फिक्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर था पहला। सेकेंड क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। रिकार्डो की नहीं है, मार्शल की नहीं है, हेक्सर एंड ओलिन सैमुअल्सन थ्योरम नहीं, ये भी नहीं है। हैबलर, यस राइट आंसर यही है आपका हैबलर। इन्होंने ही दी थी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। उससे पहले कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थी, वो रिकार्डो की थी, है ना। तो ये आपका आंसर सही, इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमारे को। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत कौन सी है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर करेक्ट पूछता है कि इनकरेक्ट, वो पूछ रहा है आपसे इनकरेक्ट। सो ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व ऑल द 5 फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी कैन बी डिपिक्टेड। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं आंसर है, सही आंसर है ये। सेकंड, इफ टू डिमांड कर्व्स आर लीनियर एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर दैट कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वुड बी सेम ऑन डिफरेंट डिमांड कर्व्स। ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल होगी, थ्योरम है ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सी, इफ टू डिमांड कर्व्स आर लीनियर एंड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब उनके स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। देन एट अ पर्टिकुलर प्राइस द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वुड बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट डिमांड कर्व। ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि जब बिल्कुल पैरेलल है और दोनों लीनियर है तो स्लोप भी सेम हो जाएगा उनका, और रेट ऑफ चेंज सेम होगी। तो ये कोफिशिएंट कैसे सेम होंगे, और सेम होंगे ना कि डिफरेंट। तो ये आंसर मुझे लगता है गलत है, तो इसमें मैं टिक लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी आपकी। सारी की सारी थी आपकी ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एप्लीकेशंस। आपने अगर पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इन इलास्टिक एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड टू। अगर डिमांड है इन इलास्टिक तो भैया कितना मर्जी कर लो, कंजम्पशन तो सेम रहेगा, और प्राइस बढ़ेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो इन इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ने पे आपका इंक्रीज होगा क्या, एक्सपेंडिचर। ये है आपकी टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच टू इनकम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंप्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। अगर आपका डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक है ना। तो सिंपल सा मतलब क्या है उसका, उसका होना चाहिए जो है इलास्टिक डिमांड क्या होती है उसकी, इनफाइनाइट होती है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपका सबको पता होगा। तो ये आपका इनफाइनाइट आंसर है। व्हेन डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल द इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इलास्टिक एंड इट इज नोन एज इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सेक्शन 2 में जाके। एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट बिकॉज ऑफ। एक डिमांड कर्व है वो स्लोप करता है राइट में स्लोप करने के डाउनवर्ड होता है ऊपर से नीचे, क्या कारण है। पहला है वर्किंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गिरती हुई सीमांत उपयोगिता। ये तो बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे हम किसी का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं हमारी यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, ये फैक्टर है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस कम होगा तो उसको हम ज़्यादा खरीदेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर जो अदर प्रोडक्ट। थर्ड है आपका इनकम इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी तो आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो ये तीनों ही कारण हैं जो शो करते हैं कि डिमांड कर्व स्लोप्स करता है डाउनवर्ड टू द राइट। ऑल द अबव इसीलिए इसका राइट आंसर होगा। और मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, जब भी ऑल द अबव हो और आपको ना आए तो ऑल द अबव लगा दो, क्योंकि 90% ऑल द अबव के अंदर ऑल द अबव ही आंसर होता है। मैंने चूज कर लिया ऑल द अबव, वो सारे ही आंसर सही है।
नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ। जो इनकम इलास्टिसिटी है डिमांड की वो क्या डिफाइन करती है, तो बहुत इजी है, क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम। सिंपल सा आंसर, क्योंकि बात कर रहा है ये इनकम इलास्टिसिटी की। बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं, यही ऑप्शन सही है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ अ गुड रिफर्स टू। सप्लाई की डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे। स्टॉक्स अवेलेबल फॉर सेल, बिल्कुल नहीं। टोटल स्टॉक्स इन द वेयर हाउस, एक ही बात है। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द गुड, नहीं जी नहीं। क्वांटिटी ऑफ द गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम, सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी सप्लाई की। ये आंसर होगा आपका राइट आंसर, हाँ जी राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव गिवन अप इज कॉल्ड। अभी हम बात कर रहे थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी की, तो आपको पता होगा अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। हमने जो बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ किया उससे पहले जो अल्टरनेटिव था उसकी जो कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये सिंपल सा इसका आंसर है। रियल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, फिजिकल कॉस्ट, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कंज्यूमर्स इनकम एंड नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट फॉर गुड एक्स बोथ फॉल्स। आपकी इनकम भी गिर रही है और सेलर्स भी गिर रहे हैं, यानी सप्लाई भी गिर रही है। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कैन वी कंक्लूड विद सर्टेनिटी, क्या बताना है, वी कैन कंक्लूड विद सर्टेनिटी कि वो बोल रहे हैं कि आप 100% सर्टेनिटी से क्या बता सकते हैं कि अगर इनकम गिर रही है कंज्यूमर की और सेलिंग भी कम हो रही है तो मतलब क्या होगा। प्राइस विल डिक्रीज, पॉसिबिलिटी है प्राइस कम हो जाए क्योंकि डिमांड कम हो रही है, इनकम कम होने से पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100% तो नहीं है क्योंकि सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस बढ़ भी सकता है। सेकंड, प्राइस विल इंक्रीज, प्राइस बढ़ तो सकता है सप्लाई कम होने पे, लेकिन इनकम कम होने पे गिर भी सकता है, तो ये भी 100% श्योर नहीं है। क्वांटिटी विल डिक्रीज, ये ऑप्शन थोड़ा दमदार लग रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो भी क्वांटिटी गिरेगी और इनकम कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो भी क्वांटिटी गिरेगी, तो दोनों ही हालत में क्वांटिटी तो गिरनी ही गिरनी है। तो ये ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं और ये राइट आंसर निकला। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द इकोनॉमिस्ट ऑब्जेक्शन टू द मोनोपोलिस्ट रेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। वो कह रहा है इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्शन करते हैं मोनोपोली के वो किन से ग्राउंड्स, कौन कौन से ग्राउंड्स पे करते हैं। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम कंज्यूमर टू द मोनोपोलिस्ट, ऐसा होता है क्या, नहीं लगता। देयर इज वेलफेयर लॉस एज रिसोर्सेज टेंड टू बी मिस अलोकेटेड अंडर मोनोपोली। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और बोथ आर इनकरेक्ट, ये आपसे पूछ रहा है। कंज्यूमर से मोनोपोलिस्ट में ट्रांसफ़र इनकम होता है और वेलफेयर लॉस भी होता है, ये आपको दोनों आंसर सही सही लग रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से ये दोनों आंसर सही बैठते हैं, ए और बी दोनों ही ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है और वेलफेयर लॉस जिसको मैंने बताया था होता है डेड वेट लॉस बोलते हैं उसको मोनोपोली का। तो मेरे ख्याल से डी इसका करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इनकम भी ट्रांसफ़र होती है कंज्यूमर से मोनोपोलिस्ट के पास और साथ में वेलफेयर लॉस भी होता है क्योंकि प्रोडक्शन कम होता है, प्राइस हाई होते हैं, तो कुछ कंज्यूमर हमारे इससे सिस्टम से आउट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डेड वेट लॉस। ऑप्शन डी आंसर। In which of the following market structure is the degree of control over the price of the product charged by a firm is very large। बहुत ही सिंपल आंसर है आपका, कौन कौन सी मार्केट में डिग्री ऑफ द कंट्रोल ओवर द प्राइस इज़ वेरी लार्ज। देखो आंसर तो इसका है इम्परफेक्ट कंपटीशन भी है और मोनोपोली भी है, लेकिन मोनोपोली में ज़्यादा होता है, ए एंड बी तो हो नहीं सकता, परफेक्ट कंपटीशन इनमें तो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होता, तो ए एंड बी तो आपका आउट हो गया, और मैन आउट। उसके बाद बी तो होता ही नहीं है, अब बचा ए और सी। अगर ए और सी ऑप्शन होता तो हम वो सिलेक्ट करते, लेकिन जब ए और सी में एक सिलेक्ट करना है तो मोनोपोली इज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्शन। मोनोपोली क्या है, इम्परफेक्शन की बेस्ट फॉर्म है, तो इसीलिए मोनोपोली ही मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए। अगर ए एंड सी होता तो हम ए और सी सिलेक्ट कर लेते, फिलहाल यहाँ पे हम मोनोपोली सिलेक्ट करें जो कि करेक्ट आंसर है। द ऑफर कर्व्स इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द डैश इज इस्टेब्लिश्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये बोल रहा है आपसे कि, तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप एक बार समझ लो कि ये जो है ये थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की।
और एल्फ्रेड मार्शल की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा हम ट्रेड में हम क्या पढ़ते हैं, चाहे वो आपकी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी हो या वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी हो या कोई भी थ्योरी हो, वहाँ पर हम यही पढ़ने की कोशिश करते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगी। तो इसका आंसर टर्म्स ऑफ ट्रेड ही होगा, जो कि एक राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़, ये क्वेश्चन है कि डिमांड जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वो कौन सी डिमांड है, डिराइव डिमांड है, जॉइंट डिमांड है, कंपोजिट डिमांड है। ठीक है, वैसे तो डिराइव डिमांड ही होती है, क्योंकि आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड डायरेक्ट नहीं होती, वो होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि डिमांड होगी आपके प्रोडक्ट्स की, उसकी डिमांड से डिराइव की जाएगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। हम जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन पे आपके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ कोचिंग चाहिए आपको नेट की या डीएसपी पीजीटी कॉमर्स की, पेपर 2 की, पेपर 1 की, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। द प्रोड्यूसर्स डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ गवर्न बाय द, जो प्रोड्यूसर की डिमांड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, वो गवर्न की जाती है बाय द डैश ऑफ द फैक्टर। नंबर 1, प्राइस विल डिक्रीज, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ इसका। अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर थोड़ा ठीक लग रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फैक्टर हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट आंसर इसका लगता है वो मुझे लगता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्योंकि थ्योरी ऑफ एमपीटी आपने पढ़ी होगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, वो यही बोलती है इन इक्विलिब्रियम ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी पेड अ प्राइस इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो देयरफॉर डिमांड डिपेंड्स अपॉन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। होप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कोचिंग चाहिए नेट की या कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे 981161601072 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।